अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, डिस्कस करने जा रहे हैं सैचुरेटेड टेस्ट के फिजिक्स का पोर्शन। फर्स्ट एमसीक्यू है द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड गॉसियन सरफेस कैन बी रिटन एज। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस गॉस लॉ के मुताबिक अगर हम लिखते हैं तो टोटल फ्लक्स जो है वो बराबर है द चार्जिंग टोटल चार्जिंग क्लोज डिवाइड बाय द परमिटिविटी। तो अगर फ्री स्पेस है तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस आप लिखेंगे, ठीक है, चार्ज फ्री स्पेस में पड़ा हो। अब हमें पता है कि कूलम्स कांस्टेंट के का परमिटिविटी के साथ जो रिलेशन है वो ये है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर यहाँ से हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लिखे तो ये बन जाएगा 1/4 पाई के। ये वैल्यू यहाँ पे पुट करने से फ्लक्स हमारे पास आ जाएगा क्यों डिवाइड बाय 1/4 पाई के। अगर ये ऊपर चला जाएगा तो फ्लक्स 4 पाई के इनटू टोटल चार्ज क्यों के बराबर आ जाएगा। तो जस्ट थोड़ी सी ट्रिक की गई है, यहाँ पे परमिटिविटी की वैल्यू पुट की गई है। मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आप परमिटिविटी की टर्म में इस तरह लिख सकते हैं और कूलम्स कांस्टेंट की टर्म में इस तरह लिख सकते हैं। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन था वो ऑप्शन नंबर सी है। एमसीक्यू था 127। एमसीक्यू 128 को देखें। Which statement is not true about the electric force? Electric force के बारे में, electric force is the force between the two charges by the Coulomb's law। तो इलेक्ट्रिक फोर्स दो चार्जेस के दरमियान में अट्रैक्टिव हो सकती है अगर दोनों चार्ज अपोजिट है, अपोजिट नेचर के हैं, एक प्लस है दूसरा माइनस है। रिपल्सिव भी हो सकते हैं अगर दोनों सेम नेचर की है, ठीक है, प्लस प्लस है माइनस माइनस है। इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो 1/r² के साथ वेरी करती है। आपने इलेक्ट्रिक फोर्स का रिलेशन पढ़ा है इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय r²। तो अगर यहाँ पे हम प्लस साइन का इस्तेमाल करें रिपल्सिव है, अगर माइनस है तो अट्रैक्टिव है, और इसका r के साथ जो रिलेशन है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करेगा, ठीक है। तो ये तीन ऑप्शंस तो ठीक है। चौथा ऑप्शन है इलेक्ट्रिक फोर्स मीडियम इंडिपेंडेंट। याद रखिए इलेक्ट्रिक फोर्स इज मीडियम डिपेंडेंट। अगर दो चार्जेस के दरमियान में हम मीडियम रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। तो ये इलेक्ट्रिक डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। तो ऑप्शन डी इसमें जो है वो करेक्ट है। 129 है सीमेंस पर मीटर इज द यूनिट ऑफ। सीमेंस पर मीटर, याद रखिए हम कहते हैं कि हमारे पास कंडक्टिविटी जो है ये रेजिस्टिविटी के रेसिप्रोकल के बराबर है और रेजिस्टिविटी का यूनिट है ओहम मीटर। तो ये हम लिख सकते हैं पर ओहम पर मीटर। पर ओहम को हम सीमन भी कहते हैं, तो सीमन पर मीटर हो जाएगा। एंड दैट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर डी है। 130 MCQ है 130। The turns ratio of transformer is 20, then the output and input voltage are related as। अगर हमारे पास ट्रांसफार्मर्स के टर्न्स के रेशो जो है वो 20 के बराबर है, तो आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज, मतलब इनपुट जो प्राइमरी के साथ वोल्टेज है, आउटपुट जो सेकेंडरी के साथ है, इनका आपस में क्या रिलेशन बनेगा। हमें पता है कि टर्न्स का रेशो जो है वो वोल्टेज के रेशो के साथ रिलेशन इस तरह बनाता है, ठीक है। अगर टर्न्स रेशो में 20 गिवन है तो ये क्या बन जाएगा, Vp अगर इधर आ जाएगा 20 इधर, तो Vp इज इक्वल टू Vs बाय 20, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारे पास बनता है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। 131 है द नेट फोर्स ऑन अ बॉडी वेट 20 न्यूटन फॉलिंग वर्टिकली इज 6 न्यूटन। अगर हमारे पास एक बॉडी है जो कि जिसका वेट कितना है 10 न्यूटन है और वो वर्टिकली फॉल कर रही है, इस पे नेट फोर्स की वैल्यू कितनी है, वो 6 न्यूटन है। तो कह रहे हैं कि ड्रैग फोर्स की वैल्यू क्या हो सकती है। ड्रैग फोर्स की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या होगी, वो 4 न्यूटन होगी, क्योंकि अगर आप नेट फोर्स निकालेंगे तो 10 में से 4 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब आपके पास नेट फोर्स 6 न्यूटन आ सकता है। तो नेट फोर्स अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वेट माइनस ड्रैग फोर्स, तो 10 माइनस 4 से तब आपके पास क्या आएगा, 6 न्यूटन आएगा। तो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी। 132 है if the speed of the fluid through a pipe of area 0.2 meter square is 4 meter per second, the volume flow rate। हमें पता है कि वॉल्यूम फ्लो रेट, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से वॉल्यूम फ्लो रेट जो है वो AV के प्रोडक्ट के बराबर है। तो A आपके पास गिवन है 0.2 और स्पीड आपके पास गिवन है 4, तो अगर मल्टीप्लाई करें तो 0.2 ये एरिया है तो मीटर स्क्वायर और ये मीटर पर सेकेंड है, तो यूनिट बन जाएगा मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी बनता है।
133 की तरफ आते हैं। कंडक्टेंस इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ, स्लोप हमारे पास आई वी ग्राफ का जो स्लोप होता है, आई वी ग्राफ, स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ। अगर हमारे पास ओम एक कंडक्टर है और आप इस ग्राफ के लिए स्लोप निकालते हैं तो स्लोप या टेंजेंट जो है, या स्लोप या टेंजेंट या ग्रेडियंट जो यहाँ पे निकालेंगे वो बराबर आ जाएगा आई बाई वी के। हम कहते हैं वर्टिकल कोऑर्डिनेट का डिफरेंस डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो वर्टिकल के अलॉन्ग y है, हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग v है, तो आपके पास I और V का जो रेशो होता है 1 और R के बराबर। 1 और R हमारे पास कहलाता है कंडक्टेंस। क्या कहलाता है? कंडक्टेंस। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस दैट इज कॉल्ड कंडक्टेंस। तो स्लोप IV का हमें कंडक्टेंस देता है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी है। 134 MCQ है कि इलेक्ट्रॉन्स आर द चार्ज कैरियर्स इन, हमारे पास सेमी कंडक्टर में पी रीजन भी है और एन रीजन भी है। एन रीजन में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो इलेक्ट्रॉन है, होल्स बहुत माइनॉरिटी होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स आर द चार्ज कैरियर्स इन एन रीजन, किन रीजन में? एन रीजन में, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के तौर पे काम करेंगे। ऑप्शन ए करेक्ट है। 135 Which of the following is the most commonly used material in semiconductor? Semiconductor में कौन सा मटेरियल बहुत यूज होता है? तो कॉपर, ये तो मेटल है, आयरन भी मेटल है, सॉफ्ट आयरन ग्रेन ये भी मेटल है। तो डी जो है वो सिलिकॉन है। सिलिकॉन जर्मेनियम हमें पता है ये सेमीकंडक्टर से। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे होगा। 136 है रेंज कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल बिकम्स इक्वल टू इट्स हाइट। हमें पता है कि प्रोजेक्टाइल जो है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर करता है, हम रेंज कहते हैं, और वर्टिकल डिस्टेंस भी इसको हम हाइट कहते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ एंगल्स पे अगर आप इसको प्रोजेक्ट करेंगे तो आर और एच के दरमियान मुख्तलिफ रिलेशन आपके पास डिराइव होंगे। आर एच के बराबर जो आता है वो किस एंगल पे आ सकता है? वो 76 डिग्री। 76 डिग्री वो एंगल है कि जिस पे अगर आप प्रोजेक्टाइल को थ्रो करेंगे तो जितना ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा उतना ही वर्टिकल, अगर हॉरिजॉन्टल 10 है तो वर्टिकल भी कितना कवर करेगा? 10। तो ये स्पेसिफिक एंगल है जिसपे आर और एच आपस में इक्वल हो सकते हैं। MCQ नंबर 137 If the ratio of heights for two identical masses is 1:2, then the potential energy is, हमें पता है कि हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी मास पे और एच पे डिपेंड करता है। अगर आइडेंटिकल है तो मासेस तो सेम है। अगर आप पोटेंशियल एनर्जी का रेशो निकालते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी का हमें पता है एच के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। अगर आप इनका रेशो निकालते हैं तो रेशो बन जाएगा H1 रेशो H2 फॉर आइडेंटिकल मासेस। तो हाइट का जो रेशो होगा वही पोटेंशियल एनर्जीज का रेशो होगा। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है 1:2, ऑप्शन बी में आता है। 138 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर वो होता है कि जो हमेशा के लिए एक्ट करेगा अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये उस प्लेन को परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, जिस प्लेन में जो क्रॉस प्रोडक्ट वाले वेक्टर्स है वो लाई करेंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सियल वेक्टर। एंगुलर वेलोसिटी हमें पता है, एंगुलर वेलोसिटी जो है वो एक्सियल वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन हमेशा के लिए अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी हमारे पास हमेशा के लिए अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी। एंगुलर मोमेंटम भी जब कोई किसी बॉडी को वो भी अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी। टेंजेंशियल वेलोसिटी हम कहते हैं कि हमारे पास अलोंग द सर्कुलर टेंजेंट व सर्कल होती है। तो अगर ये हमारे पास एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक बॉडी इस तरह रोटेट हो रही है अलोंग द सर्कुलर पाथ, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी कॉल्ड टेंजेंशियल वेलोसिटी। और बाकी एंगुलर वेलोसिटी हो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो, ठीक है, या एंगुलर मोमेंटम हो, ये अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होते हैं। अपवर्ड भी हो सकते हैं, डाउनवर्ड भी, डिपेंड करता है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, लेकिन जो वेलोसिटी होगी वो हमेशा के लिए सर्कुलर पाथ को टेंजेंशियल होती है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी आता है। 139 ratio of kinetic energy at the summit to the kinetic energy at the projection point for a projectile which is thrown at an angle of 60 degree। अगर एक प्रोजेक्टाइल को 60 डिग्री पे थ्रो किया जाए तो समिट पॉइंट पे उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसका इनिशियल पॉइंट पे, प्रोजेक्शन पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी होती है उसके साथ क्या रिलेशन होता है। तो सिंपल सा एक रिलेशन हम लिखते हैं, समिट पॉइंट से मुराद यहाँ पे बात हो रही है हाईएस्ट पॉइंट पे। यहाँ पे एनर्जी अगर ई नॉट है तो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो एनर्जी है इस एनर्जी का इसके साथ क्या रेशो होगा। तो ये जो यहाँ पे एनर्जी है इसके लिए इक्वेशन हम लिखते हैं ई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट होता है हमारे पास ये रिलेशन आता है।
काइनेटिक एनर्जी के लिए E इज इक्वल टू ई नॉट का स्क्वायर थीटा। क्या इसको मैं लिख सकता हूँ ई एस डिवाइड बाई ई नॉट इज इक्वल टू का स्क्वायर थीटा। That is the ratio of kinetic energy at the summit to the initial kinetic energy at the point of projection। 60 डिग्री है तो cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। अगर आप उसका स्क्वायर लेते हैं तो 1/4 बन जाएगा। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आता है वो ऑप्शन नंबर डी आता है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है 140। कहते हैं अगर हम स्पीड ऑफ साउंड जो है, अगर हम उसकी स्पीड को डबल करें एयर में अगर हम स्पीड ऑफ साउंड को डबल करते हैं तो एयर में स्पीड ऑफ साउंड के डबल होने से स्पीड ऑफ साउंड कब डबल होगा, हम क्या पैरामीटर डबल करें। हमें पता है कि स्पीड ऑफ साउंड टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, डेंसिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन प्रेशर से वो इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है डबलिंग द प्रेशर, प्रेशर पे वो डिपेंड ही नहीं करता, तो ये तो डबल नहीं होगा। दूसरा है टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ रिलेशन है लेकिन स्क्वायर रूट की फॉर्म में है, ये तब डबल होगा अगर इसको 4 टाइम इंक्रीज किया जाए। तो ये ऑप्शन भी हम नहीं ले सकते। और डेंसिटी के साथ इसका इनवर्स रिलेशन है, अगर ये तब डबल होगा अगर आप इसको 4 गुना डिक्रीज करेंगे। तो गिवन ऑप्शन में से कोई ऑप्शन आपके पास करेक्ट नहीं है, तो नन ऑफ दीज इसमें करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, 141 हाफ वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन। अगर आप दो नोड्स लेते हैं स्टेशनरी वेव्स के केस में, दो नोड्स के दरमियान फासला लैम्डा बाई 2 है, दो एंटी नोड्स के दरमियान फासला लैम्डा बाई 2 है। अगर आप ट्रांसवर्स वेव लेते हैं तो दो क्रस्ट के दरमियान फासला जो है वो लैम्डा है, लेकिन अगर एक क्रस्ट है और एक ट्रफ है तब आपके पास क्या होगा, लैम्डा बाई 2। तो हाफ वेवलेंथ इज द डिस्टेंस, कैन बी द डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स, इट मे बी द डिस्टेंस बिटवीन टू एंटी नोड्स, एंड इट मे बी अ डिस्टेंस बिटवीन a crust and a trough in case of transverse wave। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑल ऑफ दीज, हाफ वेवलेंथ सबके लिए हो सकता है डिस्टेंस। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे जो है वो है ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी आता है। 142 एमिशन ऑफ गामा रेज बाय द न्यूक्लियस चेंजेस इट्स। याद रखिए अल्फा एमिट होता है तो हम कहते हैं 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन निकलते हैं रेडियोएक्टिविटी में, तो न्यूक्लियन नंबर चेंज होता है, एटॉमिक नंबर भी चेंज होता है। ठीक है, बीटा डिके हो तो उसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिनको लोन न्यूट्रॉन कहा जाता है। ठीक है, तो तब भी आपके पास एटॉमिक नंबर में चेंज आता है लेकिन मास नंबर सेम रहता है। लेकिन गामा एमिशन में एटॉमिक नंबर में चेंज आता है ना मास नंबर में, तो कोई चेंज नहीं आता, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो नन ऑप्शन इसमें करेक्ट है, डी। 143 है द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। याद है कि रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस है तो कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा। ये जो गिवन ऑप्शन में आपके पास यूनिट्स गिवन है ये एक्टिविटी के यूनिट है, डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड के लिए यूनिट है, बेकरेल है, क्यूरी है या डिके पर सेकंड, तो इसमें भी नन ऑफ दीज आता है। 144 है द रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटिव सर्किट बिकम्स डबल व्हेन द फ्रीक्वेंसी इज। याद रखिए कैपेसिटिव सर्किट की जो रिएक्टेंस है वो है 1/x = 1/2 पाई FC। अगर आप चाहते हैं कि ये डबल हो जाए तो डबल ये तब हो सकता है कि आपके पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को हम क्या करें, हाफ करें, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का इनवर्स, जब इनवर्स रिलेशन है, इसको डिक्रीज करेंगे ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज, इसको 2 टाइम डिक्रीज करेंगे तो ये 2 टाइम इंक्रीज या डबल हो जाएगा। तो डिक्रीज इज द फ्रीक्वेंसी बाई 2 टाइम्स वाला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। 145 है द पावर फैक्टर इज 1 फॉर अ पेवर। हमारे पास पावर फैक्टर जो उसका फॉर्मूला है cos थीटा। पावर फैक्टर जो है, पावर लॉस जो है उसके लिए हम लिखते हैं पावर डिसिपेटेड, हमारे पास IV इंटू cos थीटा है। ये जो cos थीटा वाला टर्म है इसको हम कहते हैं पावर फैक्टर। तो इन केस ऑफ पेवर रेजिस्टिव हमारे पास सर्किट में करंट और वोल्टेज दोनों इन फेज होते हैं, तो इन फेज केस में एंगल क्या बनता है, 0 डिग्री। और आपको पता होना चाहिए कि पावर फैक्टर cos थीटा के बराबर है, तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो फॉर पेवर रेजिस्टिव सर्किट हमारे पास जो पावर फैक्टर इसकी वैल्यू बना सकती है, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है। 146 वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज। याद रखिए मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल को डिफ्लेक्ट करता है, उसको एक्सेलरेट या डिसेलरेट नहीं करता। तो अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन करता है तो मतलब इस पे वर्क डन हमेशा के लिए क्या होगा, 0 होगा। तो वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल इज ऑलवेज 0।
इलेक्ट्रिक फोर्स इसको एक्सेलरेट या डिसेलरेट कर सकता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन सी है 147। A Gaussian surface encloses two charges +2 microcoulomb and -2 in free space. The total flux through that surface. याद रखिए फ्लक्स को हम लिखते हैं the total charge enclosed divided by the permittivity। अगर हम टोटल चार्ज इनक्लोज की बात करें, यहां पे आप कहते हैं कि दो चार्जेस है, एक +2 माइक्रोकूलम और दूसरा -2 माइक्रोकूलम, तो नेट चार्ज यहां पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब गॉसियन सरफेस के अंदर आपके पास दो चार्जेस पड़े थे, एक 2 और एक -2 माइक्रोकूलम। अब नेट चार्ज हमारे पास क्या है? 0। अगर चार्ज 0 है नेट चार्ज, तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन आता है वो ऑप्शन नंबर डी आता है 148। The minimum energy required for the emission of electron from the metal surface, that is called work function. Work function is the minimum energy which is required for the ejection of electron from the metal surface. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। 149 maximum speed of simple harmonic oscillator at the extreme position। याद रखिए एक्सट्रीम पोजीशन पे हमारे पास the speed of simple harmonic oscillator at the extreme position is, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? एक्सट्रीम पोजीशन पे हम कहते हैं कि v इज इक्वल टू ओमेगा x नॉट माइनस x स्क्वायर, इसके बराबर है। ठीक है, चूंकि एक्सट्रीम पे x किसके बराबर है? x नॉट के बराबर है। तो अगर हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट करें, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 0। तो स्पीड क्या होगी? 0। एक्सट्रीम पे ऑसिलेटर पहुंच के रेस्ट में आ जाते तो वेलोसिटी क्या होगी? 0। बाकी जो ऑप्शन आपके पास गिवन है ये मैक्सिमम स्पीड के लिए, जो कि मीन पोजीशन पे होती है। मीन पोजीशन पे आपके पास जो स्पीड है वो या तो हो सकती है v इज इक्वल टू ओमेगा XM। अगर ओमेगा की वैल्यू 2π/t पुट करें तो ये भी आपके पास रिजल्ट आ सकता है। अगर ओमेगा की जगह 2πf पुट करें तो ये भी ऑप्शन, ये तमाम ऑप्शन हो सकते हैं। कहां पे? एट मीन पोजीशन। एक्सट्रीम पे हमेशा हमारे पास वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें जो था वो ऑप्शन नंबर ए है। 50 में देखिए, 50 एमसीक्यू 150 में रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट फॉर द पार्टिकल अलोंग द सर्कल ड्यूरिंग हाफ रोटेशन। अगर एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में हाफ रोटेशन करती है तो पूरे रिवोल्यूशन के लिए डिस्टेंस क्या होगा? 2πr के बराबर होगा, सर्कमफ्रेंस कहलाएगा। ठीक है, हाफ रिवोल्यूशन के लिए हमारे पास जो वैल्यू है डिस्टेंस की वो πr हो जाएगी, जबकि यहां पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स दैट विल बी कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, जो कि r + r के बराबर, तो ये हमारे पास हो जाएगी 2r। तो अगर इन दोनों का हम रेशियो ले ले, डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट, तो πr डिवाइड बाई 2r, r आपस में कैंसिल, तो π/2 विल बी द करेक्ट ऑप्शन, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे पास है बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। ठीक है, एमसीक्यू है नेक्स्ट एमसीक्यू है 151। अच्छा 151, हाँ बिल्कुल 151 है। एमसीक्यू 151 है हमारे पास। A and B are two vectors and theta is the angle between them। अगर आपके पास A क्रॉस B गिवन हो अंडर द √3 into A डॉट B, तो कह रहे हैं कि एंगल इनके दरमियान क्या होगी? A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड हमें पता है AB sin थीटा के बराबर है, और A डॉट B हमें पता है AB cos थीटा के बराबर है। ये अगर AB बस में कैंसिल हुए, cos इधर आ जाए तो sin थीटा बाय cos थीटा हमारे पास अंडर √3 है, sin बाय cos टेंजेंट थीटा है। और याद रखिए अगर आप थीटा निकाल दे, टेंजेंट इनवर्स अंडर √3 लेते हैं तो इसकी वैल्यू आएगी 60। अगर 1 और अंडर √3 आता तो फिर आपके पास 30 आता। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें जो है वो ऑप्शन नंबर डी है। और ये एमसीक्यू था 151। 152 एमसीक्यू है। अ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। अगर हम किसी पार्टिकल को, किसी बॉडी को अपवर्ड फेंके तो पहले ऊपर जाएगा और उसके बाद नीचे आएगा, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारे पास क्या बनेगा? हमें ये पता है कि जब भी किसी बॉडी को हम ऊपर फेंकते हैं
तो इसकी वेलोसिटी में यूनिफॉर्मली डिक्रीज आता है, लीनियरली डिक्रीज करती है। वही पार्टिकल जब ऊपर से फिर नीचे आता है, हाईएस्ट पॉइंट से नीचे की तरफ आना स्टार्ट करता है, तो वेलोसिटी में यूनिफॉर्मली इंक्रीज आता है। तभी हमारे पास जी की वैल्यू क्या है, वो कांस्टेंट रहती है। अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज या डिक्रीज करे तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ पे अगर हम ग्राफ को ड्रा करें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो इनिशियली टाइम t इक्वल टू 0 पे हम मैक्सिमम वेलोसिटी देते हैं इसको। तो इनिशियली वेलोसिटी ज्यादा होती है, लेकिन जो जो ऊपर जाती है तो टाइम गुजरने के साथ साथ वेलोसिटी में क्या आता है, डिक्रीज आता है। हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच के वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। उसके बाद दोबारा जब टाइम गुजरेगा तो वेलोसिटी में ऐसा क्या आएगा, इंक्रीज आएगा। तो ऊपर जाते हुए वेलोसिटी ऐसा डिक्रीज होगी, नीचे आते हुए वेलोसिटी ऐसा इंक्रीज होगी। तो बेटा ये हमारे पास पॉसिबल ग्राफ हो सकता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आता है। 153, if an iron ball and wooden ball of the same radius are released from the same height in a vacuum, then the time taken by both of them to reach the ground will be। दो बॉल है, एक आयरन बॉल है और एक जो है वो वुडन बॉल है। हमें पता है ये रेडियो एक्सपेरिमेंट से कि जो जी की वैल्यू है मास से इंडिपेंडेंट है, मतलब लाइट बॉडी हो या हैवी बॉडी हो, दोनों सेम हाइट से गिरेगी तो सेम टाइम में जमीन पर पहुंचेगी, क्योंकि जी की वैल्यू दोनों के लिए क्या है, वो कांस्टेंट है। अगर एक बॉडी को ऊपर से रिलीज कर दी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, 0। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू वी वाला बन जाएगा, h इज इक्वल टू वी तो 0 है, तो वो टर्म 0 हाफ जी टी स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, अब यहां से अगर हम लिखे तो 2h बाई जी इज इक्वल टू टी स्क्वायर या 2h बाई जी इज इक्वल टू टी, मतलब टाइम जो है वो डिपेंड करता है बेटा हाइट पे और जी की वैल्यू पे। तो हाइट भी दोनों के लिए सेम है, जी भी सेम है, यहाँ पे मास का कोई फैक्टर नहीं है, तो टाइम मास पे डिपेंड नहीं करता। तो बॉल हो, वुडन बॉल हो या आयरन बॉल हो, दोनों अगर सेम हाइट से हम गिराएंगे तो दोनों सेम टाइम पे, एग्जैक्टली सेम टाइम पे जमीन पे पहुंचेंगी, अगर हमारे पास कोई एयर रेजिस्टेंस ना हो, वैक्यूम हो, तो दोनों के लिए एग्जैक्टली सेम होंगे। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे। 154 है एमसीक्यू। The vector product of two vectors A क्रॉस B is 0। दो वेक्टर A क्रॉस B का वेक्टर प्रोडक्ट 0 हो सकता है अगर आप इनके दरमियान एंगल क्या रखें, 0 रखें। Then the scalar product, तो फिर स्केलर प्रोडक्ट जो वहां पे है इनका, इससे क्या रिजल्ट आएगा, तो A इसके साथ A डॉट A बनाएगा, फिर A डॉट B बनाएगा, A डॉट A से A स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलर वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट उसी वेक्टर के स्क्वायर के बराबर, मैग्नीट्यूड के स्क्वायर, प्लस आपने कहा था कि हमारे पास इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगा, तो 0 तब अगर एंगल 0 हो, तो वही सेम एंगल आप यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, A डॉट बी ए बी cos ऑफ 0, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो मतलब आपके पास जो रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा A स्क्वायर प्लस AB, क्योंकि cos 0 1 के बराबर है। तो एग्जैक्ट रिजल्ट जो है वो ऑप्शन नंबर डी से हमें मिलता है यहाँ पे। 155 अच्छा, पास्ट सीरीज इज ऑब्टेन्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हाई स्टेट टू द लोअर स्टेट P, और P की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, तो पास्ट सीरीज के लिए हम लिखते हैं फॉर पास्ट सीरीज इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर स्टेट से, 4 स्टेट से, 5 से, 6 से, 7 से लोअर स्टेट 3 में जंप कर सकता है। इस दौरान हमारे पास जो वेवलेंथ इमिट होगी वो पास्ट सीरीज वाली होगी। ठीक है, तो P की वैल्यू हमारे पास क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए फॉर द पास्ट सीरीज। ठीक है, अगर बार्मर होती तो P की वैल्यू 2 होती, लाइमन होती तो P की वैल्यू 1 होती। नेक्स्ट है, अ पार्टिकल ऑफ मास m is moving in a circle of radius r, the centripetal acceleration of the particle is 4 over r square, momentum will be। अच्छा, एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें गिवन है, मोमेंटम पूछ रहे हैं, तो मोमेंटम का सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का रेशियो निकाला गया है, इस रिलेशन निकाला गया। क्या रिलेशन है, हमें पता है FC किसके बराबर है, सेंटीमीटर फोर्स mv स्क्वायर ओवर r। क्या मैं इसको इस तरह कर सकता हूं कि ऊपर और नीचे मास से मल्टीप्लाई करूं, डिवाइड और मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा, m स्क्वायर v स्क्वायर, मतलब mv दोनों का होल स्क्वायर डिवाइड बाय rm बन जाएगा। और mv मोमेंटम कहलाता है तो p स्क्वायर बाय rm हो जाएगा। सेंटीमीटर फोर्स न्यूटन सेकंड लॉ से मैं F इज इक्वल टू ma लिख सकता हूं। मुझे इसकी वैल्यू गिवन है 4 बाय r स्क्वायर गिवन है, 4 बाय r स्क्वायर, तो ये रिलेशन ये बन जाएगा। ठीक है, एक आर के साथ आर क्या हुआ, कैंसिल, मास इधर आ जाएगा, तो बन जाएगा 4m स्क्वायर, नीचे एक r रह गया था, इज इक्वल टू p स्क्वायर।
टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, अगर स्क्वायर रूट ले लें दोनों तरफ का तो 4 का स्क्वायर रूट 2 आता है, m स्क्वायर का m आएगा, नीचे अंडर द रूट r आ जाएगा, इज इक्वल टू t। कह रहे हैं कि अगर कोई पार्टिकल है जो कि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है जिसका रेडियस r है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको क्या गिवन थी 4 और r स्क्वायर, तो मोमेंटम की वैल्यू क्या होगी, तो आपके पास 2m और अंडर द रूट r होगी इस रिलेशन के मुताबिक। ऑप्शन सी आता है यहाँ पे। 157 है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 2 गिवन है। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 2 हो बिटवीन द टू चार्जेस तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है, मीडियम, वैक्यूम और आपके पास ये हो जाएगा। तो अगर यहां पे आपके पास ई आर की वैल्यू हम क्या पुट करें 2 पुट करें, तो मतलब ये है कि आपके पास अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू आप 2 रखते हैं तो दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स की वैल्यू हो वो 2 टाइम डिक्रीज कर जाएगी, इट विल बी रिड्यूस्ड बाय 2। अगर पहले आपके पास फोर्स की वैल्यू 10 न्यूटन थी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ 2 आपने इसमें इंसर्ट किया बिटवीन द टू चार्जेस, तो फोर्स की वैल्यू हाफ हो जाएगी, 2 टाइम डिक्रीज कर जाएगी, तो 10 की बजाय 5 हो जाएगी, ठीक है, तो रिड्यूस बाय 2 हो जाएगी। ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे 157 में। 158 क्या है, द स्लोप ऑफ आइसोबोरिक प्रोसेस, आइसोबेरिक जिसमें प्रेशर सेम हो, ये हमारे पास पीवी ग्राफ है, तो आइसोबेरिक जिसमें प्रेशर कांस्टेंट हो, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो आप ग्राफ इस तरह ड्रा करें, इस तरह के ग्राफ के लिए स्लोप हमेशा के लिए क्या होता है 0 होता है, तो 0 ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। 159, 60 vibrations per minute, number of vibrations per minute that is called frequency। 60 वाइब्रेशन है, टाइम 1 मिनट है, 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, अब इसमें कैंसिल, तो फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज के बराबर आ जाएगी हमारे पास। करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर बी है। 160, रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल डिपेंड्स अपॉन, रेजिस्टिविटी याद रखिए, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जिसे कहा जाता है, ये लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, न एरिया पे डिपेंड करता है, ये जस्ट डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मटेरियल पे या टेम्परेचर पे, ठीक है, तो इसमें नेचर ऑफ द मटेरियल गिवन है, तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास ऑप्शन नंबर सी है। 161, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द मिड ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल हम कहते हैं कि हमारे पास अगर हम 2 इक्वल चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम हो, एक प्लस और दूसरा माइनस हो, इक्वल डिस्टेंस, और हम उसको डिस्टेंस जी पे रखें, ये हमारे पास प्लस चार्ज है, प्लस क्यों चार्ज है, और ये हमारे पास माइनस क्यों चार्ज है, इनको अगर हम थ्रू सम डिस्टेंस सेपरेट करें दैट विल बी कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू मालूम करना चाहते हैं। देखिए हमें पता है कि प्लस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड होता है, माइनस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड होता है, ठीक है, की डायरेक्शन। अगर मैं इस पॉइंट पे मालूम करना चाहता हूं, देखिए इस पॉइंट का यहां से फासला सेम है, यहां से या यहां से फासला क्या है, सेम है। ई किस पे डिपेंड करता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर पे। दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड भी क्या बेटा सेम है, दोनों के दरमियान इस पॉइंट का दोनों से फासला भी क्या बेटा सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के लिए सेम होगी। दोनों के लिए ई है, ई भी ई है, ई भी ई है। अगर ये प्लस है तो यहां पे अगर हम टेस्ट चार्ज देंगे तो इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, अगर ये माइनस है तो उसको इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और दोनों यहाँ पे सेम डायरेक्शन में है, तो हमारे पास यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए दोनों की वैल्यू आपस में ऐड होगी, क्योंकि हमें पता है कि पैरेलल केस में वेक्टर्स आपस में ऐड होती है, तो हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो 2e की बराबर आ जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है। और जो लास्ट एमसीक्यू है 162 वो ये है कि द वर्क डन ऑन द चार्ज पार्टिकल ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस वो होता है कि जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो, सेम हो। ये 5 वोल्ट है तो ये भी 5 वोल्ट, ये भी 5 वोल्ट, ये भी 5 वोल्ट, ठीक है। तो वर्क डन का फार्मूला अगर आप लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तो आप लिखेंगे वर्क डन इज इक्वल टू क्यू इनटू डेल्टा वी, और डेल्टा वी से मुराद वी बी माइनस वी ए पोटेंशियल का डिफरेंस है। क्योंकि यहाँ पे सेम पोटेंशियल है तो सेम पोटेंशियल के पोटेंशियल का डिफरेंस हमेशा के लिए क्या होगा, 0 होगा, तो वर्क डन भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बनता है। तो ये बेटा
162 का करेक्ट आंसर था ऑप्शन सी। तो ये बेटा हमारे पास इस हफ्ते की डिस्कशन थी। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। थैंक यू।